हेलो नर्सिंग ऑफिसर्स, कैसे हैं आप सभी। ड्रीम नर्सिंग क्लासेस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का पर आप सभी का स्वागत है। सभी हार्ड वर्किंग नर्सिंग नर्सिंग ऑफिसर्स को एंड नर्सिंग स्टाफ्स को हैप्पी नर्सेस डे टुडे। एज आपको पता है कि आज 12 मई है और आज नर्सेस डे है, तो विश यू ऑल हैप्पी इंटरनेशनल नर्सेस डे। सो बिफोर वेस्टिंग विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम, लेट्स स्टार्ट द क्लास। डियर नर्सिंग ऑफिसर्स, आज इस नर्सेस डे के उपलक्ष्य में मैं आपको एक छोटा सा गिफ्ट देना चाह रही हूँ कि आज हम लोग नॉर्सेट की जर्नी में एक नया सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके थ्रू हम लोग मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग को स्टेप बाय स्टेप पूरी तरीके से डील करेंगे। तो आज हम लोग मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का रीनल सिस्टम से स्टार्ट करेंगे। और आज की हमारी क्लासेस की स्पेशलिटी होगी कि आज हम लोग पूरा रीनल सिस्टम का इंट्रोडक्शन क्लास लेंगे। इंट्रोडक्शन क्लास में हम बेसिक चीज़ों को देखेंगे कि रीनल सिस्टम क्या है, रीनल सिस्टम में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इनमें से कौन कौन से पॉइंट्स आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। सो लेट्स गेट दिस स्टार्ट द क्लास रीनल सिस्टम। पॉज करना। पीडीएफ नहीं चाहिए यार, पीडीएफ नहीं चाहिए ना उनको। ओके, सो रीनल सिस्टम क्या है। रीनल सिस्टम में जनरली हम लोग इसमें बेसिक इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे कि रीनल सिस्टम हम लोगों ने किस तरीके से पढ़ते हुए आए हैं, बट हमारा ये क्लास थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। रीनल सिस्टम में जनरली हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली डिजीज़ लेते हैं, उनका इंट्रोडक्शन देखते हैं, उनका जनरली इटियोलॉजिकल क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मैनेजमेंट और ऐसे ही चलते रहती हैं। पहले हम लोग ये क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि रीनल सिस्टम की बेसिक्स क्या हैं। रीनल सिस्टम को समझने के लिए आपको कौन कौन से टूल्स जो ज़रूरी हैं वो पहले आपको समझना रहेगा, ताकि आपको जो आगे आप पढ़ोगे कि डिजीज़ पोर्शन में, तो वो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। जैसे कि आप कुछ करने जाते हो तो उसके लिए पहले आप एक अरेंजमेंट करते हो कि बेसिक चीज़ें उनके बारे में आपको पता होनी चाहिए कि आपको इसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ होने वाली हैं, और सारा चीज़ आपके पास होनी चाहिए जिससे आप उनको स्मूथली जो है अच्छे से यूज़ करके उनको कंप्लीट कर सकते हैं। सो लाइक दैट कि डायरेक्ट हम डिजीज पोर्शन पे नहीं जाएंगे, थोड़ा सा बेसिक समझेंगे कि इसका डायग्नोस्टिक फीचर्स क्या है। डे बाय डे क्लासेस में डिजीज पोर्शन के अकॉर्डिंग हम लोग अकॉर्डिंग टू डिजीज पोर्शन वन डे में वन क्लास में एक डिजीज पोर्शन को कंप्लीट करते जाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग पूरे रीनल सिस्टम को कंप्लीट करने वाले हैं। सो रीनल सिस्टम में जनरली दो चीज़ें आती हैं। फर्स्ट होता है हमारा, क्या है रीनल सिस्टम। सो रीनल सिस्टम, इसमें बेसिकली आप दो चीज़ों के बारे में पढ़ते हो। रीनल मीन्स होता है, डायरेक्टली आप वर्ड्स को ब्रेक करके देखो तो होता है किडनी, एंड सिस्टम मीन्स तो जान ही रहे हो कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लेवल होता है किसी भी बॉडी सिस्टम के लिए, कि वो सेल से स्टार्ट होता है। सेल होता है, फिर सेल के बाद सिमिलर सेल्स क्या होते हैं, ऑर्गेनाइज होके टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। टिश्यू देन बनाता है ऑर्गन, ऑर्गन के बाद हमारा बनता है ऑर्गन सिस्टम, एंड सिस्टम से अनफॉर्चुनेटली डायरेक्टली हमारा क्या बनता है, बॉडी का फॉर्मेशन होता है। तो सेल्स क्या होते हैं, दे आर फंक्शनल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो जो सिमिलर सेल्स होते हैं, सिमिलर सिमिलर सेल्स मिलके क्या बना देंगे, टिश्यू। जैसे आप देखे हो ना कि सिमिलर सिमिलर लोगों में दोस्ती होती है और उनका एक ग्रुप बन जाता है और उनके जो व्यवहार है वो भी सेम रहते हैं, सेम वैसे ही हमारे जो सिमिलर सेल्स होते हैं वो ऑर्गेनाइज हो जाते हैं, जो स्ट्रक्चरली एंड ओरिजिनली क्या होते हैं, सेम होते हैं, सिमिलर होते हैं, वो टिश्यू कहलाते हैं। और इन टिश्यू से ही ऑर्गन्स बनते हैं। लाइक हमारा ब्रेन एक ऑर्गन है, हार्ट एक ऑर्गन है, किडनी एक ऑर्गन है। तो वैसे ही हमारे ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है। ऑर्गन ऑर्गन मिलके क्या करते हैं, बहुत सारे ऑर्गन एक सिस्टमेटिक वे में सिमिलर वर्क करते हैं। क्या करते हैं, सिमिलर
वर्क करते हैं और ये सिमिलर वर्क करके एक सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। लाइक जैसे अगर हम लोग बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो उसमें क्या है, हमारा बकल कैविटी है, इसोफेगस है, देन स्टमक आता है, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और सबका फंक्शन क्या है, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन का, फूड डाइजेशन का। सेम वैसे ही हमारे रीनल सिस्टम में हमारी किडनियां होती हैं, यूरेटर्स होते हैं, यूरिनरी ब्लैडर होता है, यूरेथ्रा होता है, और सबका काम होता है यूरिन फॉर्मेशन, यूरिन का एक्सक्रीशन, और हमारे बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सक्रिएट करना। तो सेम वही हमारे सिस्टम होते हैं जो एक साथ वर्क करते हैं और एक साथ ऑर्गेनाइज्ड वे में कोऑपरेट करके वर्क करते हैं और हमारा ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम से देन बनता है बॉडी। बॉडी हमारा जैसे कि हमारे पास इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम हो गया, रीनल सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया, एंडोक्राइन सिस्टम, इन सारे सिस्टम से मिलकर हमारा क्या बना हुआ है, बॉडी बना है। तो आज इन्हीं ऑर्गन सिस्टम्स में से एक हमारा सिस्टम है रीनल सिस्टम। इस सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, तो जनरली हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें। आज के क्लास का मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा हमारा बेसिक्स ऑफ द रीनल सिस्टम। ऑब्जेक्टिव में जनरली हम लोग पढ़ेंगे बेसिक्स के बारे में, बेसिक्स ऑफ रीनल सिस्टम। बेसिक्स ऑफ रीनल सिस्टम में जनरली हम देखेंगे कि रीनल सिस्टम क्या होता है। तो रीनल सिस्टम में जनरली टू स्ट्रक्चर्स आते हैं, टू ब्रांच आते हैं बोल सकते हैं। एक होता है हमारा रीनल सिस्टम में यूरोलॉजी एंड नेफ्रोलॉजी। यूरोलॉजी एंड नेफ्रोलॉजी। जो नेफ्रोलॉजी होता है, नेफ्रो मीन्स, इस टर्मिनोलॉजी का मतलब होता है किडनी। किडनी मीन्स आप जितने भी नेफ्रॉन्स होते हैं, एक्चुअली ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होते हैं, वो आगे हम पढ़ेंगे जब एनाटॉमी पढ़ेंगे। तो आपको एक्चुअली नेफ्रॉन्स नेफ्रॉन्स ही मिलकर क्या बनाते हैं, किडनी बनाते हैं। तो नेफ्रॉन से मिलकर बना होता है हमारा किडनी। और नेफ्रोलॉजी में हम लोग स्टडी करते हैं किडनी के बारे में। तो जनरली नेफ्रोलॉजी में हम लोग बेसिकली स्टडी करते हैं नेफ्रॉन के बारे में और किडनी के फंक्शन, स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड डिजीज पोर्शन, दैट इज पैथोलॉजी। तो फर्स्ट होता है हमारा एनाटॉमी, एनाटॉमी ऑफ किडनी, फिजियोलॉजी ऑफ किडनी एंड पैथोलॉजी। तो तीन बेसिक चीजें हम लोग नेफ्रोलॉजी में स्टडी करते हैं। पहला हमारा है एनाटॉमी। एनाटॉमी मीन्स क्या होता है, जिसमें हम लोग उसका बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं। एनाटॉमी मतलब स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं। और फिजियोलॉजी मीन्स फंक्शन, फंक्शन ऑफ किडनी। एंड पैथोलॉजी मतलब होता है डिजीज। सो बेसिकली हम लोग नेफ्रोलॉजी में क्या पढ़ते हैं, ओवरऑल किडनी के बारे में पढ़ते हैं। और किडनी में आते हैं नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। तो यूरोलॉजी जो होता है या नेफ्रोलॉजी, नेफ्रोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं एनाटॉमी ऑफ किडनी, फिजियोलॉजी ऑफ किडनी एंड पैथोलॉजी ऑफ किडनी। एनाटॉमी मीन्स बेसिक स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं किडनी में, कहाँ पे वो सिचुएटेड होता है, कितने लोब्स होते हैं, ब्लड सर्कुलेशन क्या होता है, दैट इज द एनाटॉमी ऑफ किडनी। सेकेंड वन इज फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी मीन्स होता है फंक्शन, फंक्शन ऑफ किडनी के बारे में कि फंक्शन क्या है, एक्सक्रीटरी फंक्शंस क्या क्या है किडनी के, सिक्रेटरी फंक्शंस क्या क्या है। तो बेसिक फंक्शंस जो होते हैं किडनी का, वो हम लोग नेफ्रोलॉजी में स्टडी करते हैं। पैथोलॉजी में जनरली हम लोग डिजीज कंडीशन के बारे में पढ़ते हैं कि अगर हमारा किडनी में कोई भी डिजीज आ रहा है, जैसे कि रीनल फेलियर हो रहा है, एक्यूट रीनल फेलियर है, क्रोनिक रीनल फेलियर है, कोई भी लिथियसिस है, स्टोन फॉर्मेशन हो रहा है, तो नेफ्रा ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो गया, इन सब कंडीशंस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, डिजीज कंडीशन के बारे में पढ़ते हैं पैथोलॉजी में। अब नेक्स्ट हमारा ब्रांच है यूरोलॉजी। यूरोलॉजी को हम लोग डिस्कस करते हैं।
नेक्स्ट यूरोलॉजी। बेसिकली यूरोलॉजी में स्टडी किया जाता है तीन चीजों का। यूरोलॉजी यूरोलॉजी में आते हैं मेल एंड फीमेल मेल एंड फीमेल यूरिनरी सिस्टम। मेल एंड फीमेल यूरिनरी सिस्टम। तो यूरोलॉजी के मेनली हमारे पास क्या है, दो ब्रांचेस हैं। बेसिकली इसमें बोला जाता है कि इसमें मेल जेनाइटल सिस्टम को भी इंक्लूड किया जाता है, बट ये ऐसा नहीं है। यूरोलॉजी में जनरली हम लोग दो ही चीज़ें स्टडी करते हैं। बहुत सारे बुक्स में आपको मिल जाएंगे कि मेल जेनाइटल सिस्टम्स को भी यूरोलॉजी में इंक्लूड किया जाता है, बट जनरली यूरोलॉजी में सिंपली दो ही चीज़ें आती हैं, मेल यूरिनरी सिस्टम एंड फीमेल यूरिनरी सिस्टम। बाकी आपको बता दूं, जो मेल जेनाइटल सिस्टम होता है उनको हम लोग सेपरेटली स्टडी करते हैं एंड्रोलॉजी के अंदर। मेल जेनाइटल सिस्टम किसके अंदर आता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लिख लेते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके जो ब्रांच है उसको बोलते हैं एंड्रोलॉजी। एंड्रोलॉजी तो एंड्रोलॉजी एक ऐसा ब्रांच है जिसके थ्रू हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में कंप्लीट स्टडी करते हैं। यहीं पे आपको एक और बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्टडी हम लोग कौन से ब्रांच में करते हैं, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसका स्टडी हम लोग गायनेकोलॉजी के अंदर करते हैं। एक ब्रांच है साइंस का जिसमें हम लोग गायनेकोलॉजी बोलते हैं, और इसके अंदर हम लोग कंप्लीट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्टडी करते हैं। सो दिस इज द बेसिक्स ऑफ यूरोलॉजी कि व्हाट इज यूरोलॉजी। तो यूरोलॉजी इट इज द स्टडी ऑफ मेल एंड फीमेल यूरिनरी सिस्टम। मेल एंड फीमेल यूरिनरी सिस्टम के अलावा एक आप इसको स्टार मार्क कर लीजिए, ये क्वेश्चन कभी कभी आता है, डायरेक्ट पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को साइंस के कौन से ब्रांच के अंदर स्टडी किया जाता है, सो दैट इज द एंड्रोलॉजी। नेक्स्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसको तो आप फैमिलियर होंगे ही। इसमें जनरली हम लोग गायनेकोलॉजी के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्टडी करते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा बेसिक्स के बारे में पढ़ेंगे कि एक्चुअली रीनल सिस्टम में कौन कौन सी बेसिक चीज़ें हैं जिनको हमको जाननी चाहिए। यहाँ पे कोई स्पेशल क्लासिफिकेशन नहीं है रीनल सिस्टम का, बट हम लोग इसको तीन तरीके से पढ़ेंगे। रीनल सिस्टम को तीन कैटेगरी में मैं डिवाइड कर देती हूँ आपके इजी के लिए, और उसको हम लोग तीन कैटेगरी के बेस पे ही पूरा रीनल सिस्टम को इंट्रोडक्शन को देखेंगे। तो बेसिक रीनल सिस्टम का बेसिक इंफॉर्मेशन। अब थोड़ा सा देख लेते हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन में क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले चीज़ ये होता है मेन इंपॉर्टेंट सिस्टम। रीनल सिस्टम हमारा क्या है, मेन इंपॉर्टेंट सिस्टम है। क्या है, मेन इंपॉर्टेंट सिस्टम। अब बोलोगे इंपॉर्टेंस तो सभी सिस्टम्स हैं, बट ये मेन इंपॉर्टेंट सिस्टम है, क्यों है, तो इसको मैं आगे भी डील करूंगी। तो मेन इंपॉर्टेंट सिस्टम होता है हमारा रीनल सिस्टम। सेकेंड वन इसके क्वालिटी होता है कि ये हमारा एक मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। क्या होता है, मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। और थर्ड इसकी बात करेंगे जिसके बेसिस पे हम लोग पढ़ने वाले हैं, जनरली ये होता है हमारा होमोस्टेसिस। तो इन्हीं तीन बेसिक कॉन्सेप्ट्स के हेल्प से आज हम लोग पूरा रीनल सिस्टम का इंट्रोडक्शन डील करेंगे। तो फर्स्ट होता है मेन इंपॉर्टेंट सिस्टम। चलो इसको एक एक करके मेन इंपॉर्टेंट सिस्टम क्यों बोला जाता है उसको देख लेते हैं। तो मेन इंपॉर्टेंट सिस्टम इसको बोलने के पीछे रीजन ये है कि जनरली ये क्या करता है, हमारे जब अगर रीनल सिस्टम डिस्टर्ब हुआ मतलब क्या है, हमारे दूसरे ऑर्गन सिस्टम को भी डिस्टर्ब करता है। लाइक हमारा सीवीएस हो गया, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, और हमारे जो
मेटाबॉलिक सिस्टम जो हो गया, इन सबको एंडोक्राइन सिस्टम हो गया, सारे सिस्टम क्या हो जाते हैं, इनके डिस्टर्ब होने से डिस्टर्ब हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारा रीनल सिस्टम्स के थ्रू या किडनी जैसे हमारा वाटर बैलेंस नहीं कर सका, तो उससे क्या होगा, जो उस वाटर बैलेंस नहीं कर पाने की वजह से अदर सिस्टम अफेक्ट होंगे। कैसे, तो हमारा उस पर क्या हो जाएगा, मान लो बॉडी का में फ्लूइड का मात्रा बढ़ेगा, जिसकी वजह से ओवरलोड होगा, कार्डियक ओवरलोड होगा, जिसकी वजह से हार्ट प्रॉब्लम्स आएंगी, ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स आएंगी। तो इस तरीके से ये क्या करता है, सीवीएस को, रीनल सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम्स को, अदर सिस्टम्स को भी अफेक्ट करता है। बाकी जैसे मान लो स्किन है, तो स्किन अगर इफेक्ट हो रहा है तो वो सिर्फ स्किन तक ही रहेगा, जो भी प्रॉब्लम है वो स्किन को इफेक्ट करेगा। और अगर मान लो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अफेक्ट हो रहा है तो वो सिंपली हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम तक ही अफेक्ट करता है। बट ये रीनल सिस्टम अगर इफेक्ट हो गया तो ये बाकी अदर सिस्टम्स को भी क्या करता है, अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से क्या होते हैं, बहुत सारे अदर सिस्टम में भी मैनी प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं। इसीलिए इनको बोला गया है मेन इंपॉर्टेंट सिस्टम। सेकेंड वन देखते हैं, मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम। मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम क्यों है, तो इसको देखते हैं, थोड़ा सा इसको सेपरेट डिस्कस कर लेते हैं। थोड़ा सा इसको बता देती हूँ, मेन इंपॉर्टेंट सिस्टम। तो मेन इंपॉर्टेंट सिस्टम क्यों है, तो फर्स्ट है बेसिकली क्योंकि ये इट अफेक्ट अदर ऑर्गन सिस्टम ऑल्सो। सो दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज अ, लाइक हमारा होता है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, एंड मेटाबॉलिक सिस्टम हो गया, एंड एंडोक्राइन सिस्टम हो गया। एंडोक्राइन सिस्टम हो गया, तो इन सारे सिस्टम्स को भी बेसिकली क्या करता है, ये अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से इनको मेन इंपॉर्टेंट सिस्टम का कैटेगरी में रखा गया है। अब जनरली हम लोग देखते हैं कि ये जो हमारा सेकेंड टॉपिक है कि व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम। मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम क्यों बोला गया है, तो मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम तो बहुत सारे हैं, तो ये हमारा सेकेंड टॉपिक है, मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम। क्यों बोला जाएगा मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो जनरली देखो मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम इसलिए है क्योंकि जनरली ये किस किस चीज का एक्सक्रीशन करता है, यूरिन का। मोस्ट ऑफ दी हमारे बॉडी का जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, वेस्ट ऑफ बॉडी में क्या क्या आते हैं, यूरिया, यूरिया, क्रिएटिनिन, यूरिया हो गया, क्रिएटिनिन हो गया, मेटाबॉलिक वेस्ट हो गए, इन सब का यूरिन के फॉर्म में क्या करता है, एक्सक्रीशन करता है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम में अदर भी सिस्टम्स आते हैं, लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एंड स्किन ऑल्सो, एंड लीवर। सो ये हमारे कुछ ऐसे सिस्टम है जो कुछ कुछ चीजों का क्या करते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं। बट मेनली हमारा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, पूरे हमारे बॉडी से जितने भी वेस्ट चीजें कलेक्ट होती हैं उनको क्या करता है, एक्सक्रीट करने का काम करता है। तो इस तरीके से है हमारा मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम में। अब जनरली इसमें हम लोग कुछ और सिस्टम जो इंक्लूड है हमारा, उसको देख लेते हैं क्या क्या और हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम्स में आते हैं। तो पहला आता है हमारा लाइक रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे बॉडी में से वेस्ट को एक्सक्रीट करने का काम करता है, तो बेसिकली ये जो हमारा H2 होता है, वाटर होता है, उसको हमारे बॉडी से एक्सक्रीट आउट करने का काम करता है। तो बेसिकली हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, यहाँ इमेज देख लेते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम का। ओके, सो दिस इज अवर रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है, इसके थ्रू मेन इंपॉर्टेंट एक्सक्रीशन होता है H2O। बेसिकली
जो रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है उसमें मॉइस्चराइजेशन के लिए क्या चाहिए, वाटर चाहिए। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारे बॉडी से जो एक्सेसिव वाटर्स होते हैं या फिर रेस्पिरेशन के थ्रू जो वाटर कंटेंट हमारे बॉडी से एक्सक्रीट आउट करते हैं, इसीलिए रेस्पिरेटरी सिस्टम भी हमारा एक एक्सक्रीटरी सिस्टम्स के अंदर आता है। तो बेसिकली इंपॉर्टेंट ये है, एग्जाम के लिए इसको पॉइंट करिएगा कि कितना अमाउंट ऑफ वाटर रेस्पिरेटरी सिस्टम्स के थ्रू क्या होता है, एक्सक्रीट आउट होता है। तो जनरली हमारे जो इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन प्रोसेस है उसके थ्रू हमारे लगभग 300 ml से लेके 500 ml तक जो वाटर है H2O है वो क्या होता है, एक्सक्रीट आउट होता है। अगर जनरली हम लोग इसका अप्रॉक्स एंड एवरेज की बात करें तो 400 ml ऑफ H2O क्या होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू एक्सक्रीट आउट होता है। ये हमारा एक एवरेज अमाउंट ऑफ वाटर होता है जिसको हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम एक्सक्रीट आउट करता है। तो ये डायरेक्ट आया हुआ क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि एवरेज अमाउंट रेस्पिरेटरी सिस्टम्स के थ्रू कितना एक्सक्रीट आउट होता है। टोटल का अलग से आता है, वो हम लोग सारे सिस्टम डिस्कस करने के बाद निकालेंगे एवरेज, बट ये हमारा 400 ml रेस्पिरेटरी सिस्टम्स के थ्रू होता है। और हाँ, एक चीज़ और इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो 400 ml वाटर होता है वो हमारे सेंस में नहीं होता, मतलब हम इन चीज़ों को महसूस भी नहीं कर पाते कि हमारी बॉडी से क्या हो रही है, वाटर की लॉस हो रही है। तो इसीलिए इसका नाम दिया गया है इनसेंसिबल लॉस। क्या बोलते हैं, इनसेंसिबल लॉस। ये जो वाटर का एक्सक्रीशन होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू उसको बोलते हैं इनसेंसिबल लॉस, वाटर लॉस। तो आपको ये दोनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मार्क करके रखना है। नॉर्सेट के पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्ट बार बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है और भी आगे इसको पूछे जाने के चांसेस हैं कि इनसेंसिबल वाटर लॉस रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू कितना होता है ऑन एन एवरेज। सो इट इज अबाउट 400 ml। और अगर आपको एक उसमें पूछे रेंज में कि कितने से कितना होता है तो 300 to 500 ml, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अनदर सिस्टम का। ओके, नेक्स्ट हमारा है इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम। इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम क्या होता है? इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम आपको पता होगा, जिसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, स्किन के बारे में पढ़ते हैं। इंटेगू ये हमारा क्या है, थर्ड पॉइंट है। इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम क्या होता है, स्किन, इसके थ्रू स्किन भी हमारा क्या करता है, एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। स्किन के थ्रू बहुत सारी चीज़ों का एक्सक्रीशन किया जाता है, लाइक इसमें सीबम प्रेजेंट होता है जो कि आपको क्या करता है, स्वीट ग्लैंड्स होते हैं। स्वीट ग्लैंड्स भी क्या करते हैं, पसीने के रूप में हमारे बॉडी से जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है उनको एक्सक्रीट आउट करने का काम करते हैं। प्लस सोडियम का, पोटेशियम का, बहुत सारे यूरिया तक का भी हमारे बॉडी से स्किन के थ्रू क्या होता है, एक्सक्रीशन होता है। तो ये जो होता है हमारा स्किन, आप इसमें देख सकते हैं, ये स्किन का डायग्राम है। इस स्किन में बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं, स्वीट ग्लैंड्स होते हैं, ऑयल ग्लैंड्स होते हैं, हेयर फॉलिकल्स होते हैं। तो ये जो स्वीट ग्लैंड्स होते हैं, स्वीट ग्लैंड्स जनरली हमारे क्या करते हैं, पसीने के रूप में, स्वेट के रूप में हमारे बॉडी से नाइट्रोजनीस वेस्ट जो होते हैं उनको एक्सक्रीट आउट करने का काम करते हैं। ऑयल ग्लैंड्स होते हैं, आपकी देखना स्किन कभी कभी क्या होता है, ऑयली दिखता है। तो ये इस वजह से होता है क्योंकि जो भी वेस्ट होते हैं वो स्किन के पोर्स के थ्रू क्या किया जाता है, एक्सक्रीट आउट किया जाता है। तो स्किन के थ्रू हमारे बॉडी से वाटर लॉस भी होता है और वेस्ट प्रोडक्ट का भी लॉस होता है। तो जनरली स्किन से हमारे पास कितना अप्रॉक्स कितना हमारे पास लॉस होता है, तो इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम से जनरली इसमें भी 300 टू 500 ml ऑफ वाटर H2O का क्या होता है, लॉस होता है। ये अप्रॉक्स हमारा जो वैल्यू है 300 टू 500 ml, ये जनरली हमारा स्किन के थ्रू होता है। और ये भी हमारा अप्रॉक्स 400, अगर ऑन एन एवरेज बात करें तो ये 400 ml ऑफ वाटर लॉस स्किन के थ्रू डेली बेसिस पे 24 आवर्स में ये होता है। तो ये चीज़ें आपको मार्क आउट कर लेना है कि एवरेज स्किन के थ्रू कितना वाटर लॉस होता है। तो दिस इज अबाउट योर इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम। अब नेक्स्ट सिस्टम देखते हैं जिसके थ्रू क्या होता है, और भी वाटर लॉस होते हैं।
तो नेक्स्ट एक्सक्रीटरी सिस्टम हमारा है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम्स को भी क्या मानते हैं हम लोग, एक्सक्रीटरी सिस्टम के रूप में मानते हैं। जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम आपको पता होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं, फूड डाइजेशन प्रोसेस के बारे में पढ़ते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में फूड डाइजेशन के बारे में तो पढ़ते ही हैं, साथ में जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम का भी काम करता है। वो कैसे, उसको देखते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में जनरली ये होता है, जब हम लोग फूड का मेटाबॉलिज्म कंप्लीटली हो जाता है या फूड का डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है तो कुछ ना कुछ वेस्ट प्रोडक्ट बच जाते हैं, तो उनको हमारे बॉडी से एक्सक्रीट आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जनरली डाइजेस्टिव सिस्टम्स के थ्रू हमारे बॉडी से फीकल मटेरियल के रूप में, वाटर के रूप में क्या होता है, जो है एक्सक्रीट आउट वेस्ट प्रोडक्ट का होता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में जनरली हमारे पास H2O का एक्सक्रीशन किया जाता है, फीकल मटेरियल का किया जाता है। तो ये हमारे टू मेजर थिंग्स हैं जिन वेस्ट का एक्सक्रीशन डाइजेस्टिव सिस्टम्स के थ्रू किया जाता है। तो लेट्स सी, डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोग जनरली देखते हैं कि कितना वाटर लॉस होता है। बता सकते हो कितना वाटर लॉस होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में? डाइजेस्टिव सिस्टम में जनरली हमारे पास ऑन एन एवरेज 150 ml का क्या होता है, वाटर लॉस होता है। 150 ml अप्रॉक्स हमारे पास वाटर का लॉस डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू होता है। और ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है इसमें हम लोग ऑन एन एवरेज अगर बात करें तो मैक्सिमम जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, या हमारे जो फैट्स होते हैं, उनके जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं इन अ सॉलिड एंड सेमी सॉलिड फॉर्म, वो फीकल मटेरियल के रूप में क्या हो जाते हैं, हमारे बॉडी से एक्सक्रीट आउट होते हैं। सो डाइजेस्टिव सिस्टम इज ऑल्सो एन एक्सक्रीटरी सिस्टम। नेक्स्ट सिस्टम इज अवर लीवर। सो नेक्स्ट हमारा लीवर भी क्या करता है, एक एक्सक्रीटरी सिस्टम का फंक्शन जो है वो परफॉर्म करता है। लीवर जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम का फंक्शन कैसे परफॉर्म करता है, बेसिकली लीवर जो होता है वो इंपॉर्टेंट होता है किस चीज के लिए, लीवर, ये हमारा फिफ्थ है कि फिफ्थ एक्सक्रीटरी सिस्टम में आता है लीवर। तो लीवर बेसिकली हमारा काम करता है मेटाबॉलिज्म का, सारी चीज़ों का जो मेटाबॉलिज्म है, ड्रग्स का हो गया, जो हम लोग एब्जॉर्ब फूड हो गए, जो न्यूट्रिएंट्स हम लोग लिए रहते हैं खाने में, तो वो उनका मेटाबॉलिज्म कंप्लीट होता है लीवर में। लीवर जो है मेटाबॉलिज्म के अलावा एक्सक्रीशन का भी काम करता है। तो क्या क्या चीज़ें, तो जनरली हम लोग इसमें तीन चीज़ें देखते हैं। बाइल्स का, बाइल पिगमेंट, बाइल क्या होता है, तो थोड़ा सा इमेज में फोकस करेंगे। बाइल एक्चुअली हमारा प्रोड्यूस कहाँ से होता है, बाइल गॉल ब्लैडर से, और ये जो लीवर से प्रोड्यूस होता है और गॉल ब्लैडर में जाके स्टोर होता है। तो जो ये बाइल होते हैं उसमें कुछ पिगमेंट्स होते हैं, बाइल पिगमेंट्स। इन पिगमेंट्स का नाम है बिलिरुबिन एंड बिलीवर्डिन। बिलिरुबिन और बिलीवर्डिन जनरली हमारे बेसिकली पिगमेंट्स होते हैं। जो फीकल मटेरियल के कलर्स वगैरह होते हैं वो भी बिलिरुबिन बिलीवर्डिन की वजह से आता है। तो बेसिकली जो बाइल्स होते हैं वो प्रोड्यूस होता है हमारे पास लीवर में। कहाँ पे प्रोडक्शन होता है, प्रोड्यूस होते हैं बाइल का, बाइल के बारे में देखो तो ये बाइल हमारे एक सॉल्ट होते हैं, प्रोड्यूस कहाँ होते हैं, ये पॉइंट याद रखिएगा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है बाइल का प्रोडक्शन और स्टोरेज से रिलेटेड। तो ये पूछा हुआ सवाल है, बाइल प्रोड्यूस कहाँ होते हैं, तो बाइल प्रोड्यूस होता है हमारा लीवर में, और स्टोर कहाँ होता है, स्टोर होता है ये बेसिकली हमारा गॉल ब्लैडर में, गॉल ब्लैडर। अब इनका काम क्या है, तो जनरली जैसे ही यहाँ हमारा जो लीवर होता है उसमें से बाइल प्रोड्यूस होता है, और ये कुछ टाइम के लिए गॉल ब्लैडर में जाके स्टोर हो जाता है। जैसे ही हम लोग कुछ खाना खाते हैं, इनटेक करते हैं, स्टमक में जैसे ही पहुंचता है वो खाना, थोड़ी देर के लिए स्टमक में रहता है, फिर जैसे वो आगे एक्सपेल आउट होने वाला रहता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जैसे ही उसके जो इंस्फिक्टर्स होते हैं उसको, यहाँ पे जो पाइलोरिक इंस्फिक्टर्स होते हैं उसको क्रॉस करता है फूड, तुरंत से हमारे जो बाइल जो होते हैं वो सिक्रीट कर दिए जाते हैं, किसके द्वारा, गॉल ब्लैडर के द्वारा। और ये जो बाइल होते हैं जनरली इनमें सॉल्ट्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, और बाकी आगे का मेटाबॉलिज्म जो डाइजेशन प्रोसेस है उसको कंप्लीट करने में बाइल जो जूस है वो काम आता है। तो जनरली इनके थ्रू
इनको बताने का पर्पस ये है कि ये जो बाइल जूस होते हैं उनमें होता है मेटाबॉलिक वेस्ट, दैट इज द बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। जो भी चीजें हमारे पास मेटाबॉलिकली लास्टली जब कंप्लीट होते हैं तो उसमें वेस्ट बच जाते हैं बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन के नाम से, और उनको एक्सक्रीट करता है लीवर। तो लीवर भी क्या है, हमारा एक एक्सक्रीटरी सिस्टम्स के अंदर आता है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, कुछ ड्रग्स होते हैं बाइल के अलावा, हमारे कुछ ड्रग्स होते हैं जिसको आप किस नाम से जानते हो। कुछ ड्रग्स में लिखा भी होता है हेपेटोटॉक्सिक्स, नेफ्रोटॉक्सिक्स। तो ये जो हेपेटोटॉक्सिक्स ड्रग्स होते हैं जनरली ये किसको अफेक्ट करते हैं, लीवर को। तो जो हेपेटोटॉक्सिक ड्रग्स हैं या मोस्टली जो मेडिकेशंस हैं उनका जो मेटाबॉलिज्म है किसके थ्रू किया जाता है, लीवर के थ्रू किया जाता है। तो यहाँ पे जो ड्रग्स होते हैं उनका मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन लीवर के थ्रू किया जाता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कोई भी आप ड्रग लेते हो तो उसमें जो भी वेस्ट बच जाएंगी या जो आपके बॉडी में यूज नहीं होंगी तो उसको लीवर क्या करता है, मेटाबोलाइज करके बचे हुए पार्ट को एक्सक्रीट आउट कर देता है। तो दिस इज अबाउट योर लीवर। जनरली आप देखते हैं हम लोग कि क्या क्या चीजें इसमें होता है। लास्ट हमारा इसमें का पॉइंट बचा है होम्योस्टेसिस का। होम्योस्टेसिस में हम लोग देखते हैं कि कैसे हमारे बॉडी में इंटरनल बैलेंस बनता है। सो थर्ड हमारा मेन पॉइंट है। फर्स्ट हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि इट इज एन इम्पॉर्टेंट सिस्टम, रीनल सिस्टम क्या है, इम्पॉर्टेंट सिस्टम है। सेकंड हम लोगों ने पूरा डील किया कि इट इज एन इम्पॉर्टेंट एक्सक्रीटरी सिस्टम। इम्पॉर्टेंट एक्सक्रीटरी सिस्टम में हम लोगों ने रीनल सिस्टम का तो देखा ही कि कैसे एक्सक्रीशन होता है। उसके अलावा जो कुछ मेजर हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम्स हैं, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम और हमारा स्किन एंड लीवर, इनको भी हम लोगों ने कंप्लीट देख लिया कि कैसे जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं उनका यहाँ से एक्सक्रीशन होता है। अब नेक्स्ट हम लोग इसका बेसिक इंफॉर्मेशन में से थर्ड पॉइंट कवर करने जा रहे हैं, जो कि है हमारा रीनल सिस्टम में ही हमारा है होम्योस्टेसिस। अब बेसिकली यहाँ पे दो वर्ड्स आते हैं जिसमें आपको कंफ्यूजन होता है। एक होता है हीमोस्टेसिस, एक साथ ही बता देती हूँ, हीमोस्टेसिस क्या होता है और होम्योस्टेसिस। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों से रिलेटेड क्वेश्चंस अगर आए तो आपको वहाँ पे करेक्ट चूज करना है। तो फर्स्ट होता है हमारा हीमोस्टेसिस और सेकंड होता है होम्योस्टेसिस। हीमोस्टेसिस, हीमोस्टेसिस का मीनिंग और होम्योस्टेसिस का मीनिंग दोनों का डिफरेंट है, बट अगर आप प्रोनाउंसिएशन देखोगे और स्पेलिंग्स में थोड़े से क्या होते हैं, चेंजेस होते हैं। तो फर्स्ट है होम्योस्टेसिस, क्योंकि हम लोग इस रीनल सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, पहले हम लोग होम्योस्टेसिस को डील करते हैं। होम्योस्टेसिस मीन्स होता है बैलेंस ऑफ द इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स। ये क्या है, हमारा एक बैलेंस होता है, बैलेंस इन द इंटरनल बॉडी ऑर्गन, जो कि मेंटेन किया जाता है जनरली हमारा किसके द्वारा, लीवर के द्वारा। जनरली हमारा किसके द्वारा मेंटेन किया जाता है, लीवर के द्वारा, और सॉरी किडनी के द्वारा, और लीवर इसमें मेटाबोलाइज करने में हेल्प करता है। तो ये जो होम्योस्टेसिस प्रोसेस है उसमें मेन फंक्शन होता है किडनी का। होम्योस्टेसिस मींस क्या हो गया, बैलेंस ऑफ द इंटरनल बॉडी, बैलेंस ऑफ इंटरनल बॉडी। जब हमारे बॉडी के अंदर कोई भी चीज एक्सेसिव हो जाता है या कोई भी चीज क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो उसको मेंटेन करने का काम हमारा किडनी करता है। लाइक हमारे बॉडी में अगर पानी की कमी हो गई, डिहाइड्रेशन हो गया, तो उस टाइम पे क्या करेगा हमारा जो रीनल सिस्टम है या किडनी है, वाटर को रीएब्सॉर्ब करके हमारे बॉडी में क्या करेगा, वाटर बैलेंस को मेंटेन करने का कोशिश करेगा। वहीं अगर हमारे बॉडी में एक्सेस ऑफ वाटर हो गया, फ्लूइड का एक्सेस हो गया, तो उस कंडीशन में यही किडनी क्या करेगा, हमारे बॉडी से ज्यादा वाटर को यूरिन के फॉर्म में एक्सक्रीट आउट करेगा। सो दिस इज हाउ द बॉडी मेंटेनिंग द इंटरनल बैलेंस, सो दैट इज कॉल्ड एज अ होमोस्टेसिस। नेक्स्ट होता है हीमोस्टेसिस। हीमोस्टेसिस क्या होता है, तो जनरली जो हीमोस्टेसिस है इसमें हम लोग देखते हैं हीमो मीन्स एक वर्ड आता है, इसको बोलते हैं ब्लड, रिलेटेड टू ब्लड। हीमो मीन्स क्या है, रिलेटेड टू ब्लड होता है। मतलब कि अगर हमारे बॉडी में कोई भी ब्लड क्लॉटिंग हो रही है, ब्लड
क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग हो रही है तो उसको हम लोग किस नाम से जानेंगे, हीमोस्टेसिस के नाम से जानेंगे। वहीं पे अगर होम्योस्टेसिस की बात करें, सो दिस इज द बैलेंस इन द इंटरनल बॉडी ऑर्गन that is maintained by the kidney, that is homeostasis and the hemostasis। तो hemostasis जो होता है blood related problem है, और homeostasis जो होता है एक ऐसा बैलेंस है, इंटरनल बैलेंस है जो कि मेंटेन किया जाता है रीनल सिस्टम के द्वारा। सो दिस इज अबाउट योर होम्योस्टेसिस बाय द किडनी। अब कुछ हम लोग इसमें बेसिक एक और टर्म देख लेते हैं लास्ट, फिर इस क्लास में जितने भी बेसिक इंफॉर्मेशन है उसको हम लोग समराइज करेंगे कि हमने एक्चुअली आज क्या क्या रीनल सिस्टम के इंट्रोडक्शन में पढ़ा। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं दो टर्मिनोलॉजी जो बेसिकली यूज होता है, एक होता है एब्जॉर्प्शन, दूसरा होता है रीएब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन एंड रीएब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन और रीएब्जॉर्प्शन में मेन डिफरेंस क्या है, तो जनरली एब्जॉर्प्शन किसका होता है और रीएब्जॉर्प्शन किस में होता है। तो एब्जॉर्प्शन में जनरली जैसे कि वाटर हो गया, तो वाटर क्या है हमारे पास इनसाइड द बॉडी ही क्या करेगा, हमारे पास इसको एब्जॉर्व कर लिया जाएगा। लाइक जैसे हम लोग वाटर इनटेक करते हैं, ठीक है, वाटर इनटेक किए, डाइजेस्टिव सिस्टम में चला गया, तो ये वाटर है धीरे धीरे स्टमक को क्रॉस करके चला जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में जितने भी वाटर हमारे बॉडी को नेसेसरी है या नीड है, उतना वाटर क्या कर लिया जाता है, एब्जॉर्व कर लिया जाता है, और हमारे बॉडी को हाइड्रेटेड रखा जाता है। तो इनमें जो एब्जॉर्प्शन एंड रीएब्जॉर्प्शन में, तो रीएब्जॉर्प्शन का मीनिंग ये है कि जो बेसिकली क्या होता है हमारे बॉडी सिस्टम के अंदर ही होते हैं, और उनको क्या किया जाता है, फिर से जरूरत के हिसाब से उसको रीएब्जॉर्व किया जाता है। लाइक ये वाटर है, इसको हम लोग एब्जॉर्व कर लिए, अब हमारे बॉडी में अब हम लोगों ने आगे वाटर इनटेक नहीं किया, तो हमारे बॉडी में क्या होगा, वाटर का डिफिशियंसी स्टार्ट होते जाएगा। तो उस कंडीशन में हमारा जो किडनी है, नेफ्रॉन्स हैं, वो क्या करेंगे, हमारे बॉडी से यूरिन के फॉर्म में निकलने वाले जो वाटर हैं, उनमें से कुछ अमाउंट ऑफ वाटर को क्या कर लेंगे, रीएब्जॉर्व कर लेंगे। मतलब जो हमारे बॉडी के अंदर जो वाटर है वो एक्सक्रीट आउट होने वाला है, उसको हमारा किडनी क्या कर लेगा, फिर से हमारे बॉडी में रीस्टोर कर लेगा, दैट इज कॉल्ड एज अ रीएब्जॉर्प्शन। आया समझ में इतना। तो एब्जॉर्प्शन एंड रीअब्जॉर्प्शन का मीनिंग ही वही है। एब्जॉर्प्शन मींस जो कि हमारे कुछ ऐसे चीजें हैं जो हमारे बॉडी के द्वारा, ऑर्गन्स के द्वारा एब्जॉर्व कर लिए जाते हैं, दैट इज द एब्जॉर्प्शन। उनका सोर्स होता है आउटसाइड से हम लोगों ने इनको इनटेक किया और हमारा बॉडी उसको एब्जॉर्व कर लिया, दैट इज द एब्जॉर्प्शन। बट रीअब्जॉर्प्शन में क्या होता है, ऑलरेडी जो एब्जॉर्व मटेरियल है और उनको अगर हम लोग एक्सक्रीट आउट करने वाले हैं, तो उस कंडीशन में हमारे बॉडी के नीड के अकॉर्डिंग उसको फिर से क्या कर लिया जाता है, फिर से बॉडी में रीस्टोर कर लिया जाता है, एक्सक्रीट आउट होने नहीं दिया जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ रीएब्जॉर्प्शन। ओके, एक टर्म और बचा है, दैट इज सिक्रीशन एंड एक्सक्रीशन। एक और नया टर्म देख लेते हैं जो कि बेसिकली आपको इस सिस्टम में पूरा काम आएगा, सिक्रीशन एंड एक्सक्रीशंस। सिक्रीशंस एंड एक्सक्रीशंस, इन दोनों टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि बहुत ज़्यादा यूज होते हैं बेसिकली इन रीनल सिस्टम में। तो सिक्रीशंस क्या होते हैं, तो जनरली दे प्रोड्यूस, कहाँ पे प्रोड्यूस होंगे सिक्रीशंस, इनसाइड बॉडी, एंड यूज कहाँ पे होंगे, यूज भी हो जाएंगे हमारे बॉडी पे। मतलब जैसे कि एग्जाम्पल के लिए देखते हैं एंजाइम्स और हार्मोन्स, ये चीजें क्या हैं, हमारे बॉडी के अंदर ही प्रोड्यूस होंगे और हमारे बॉडी में ही क्या हो जाएंगे, यूज हो जाएंगे। सो दैट इज द सिक्रीशंस। लाइक एंजाइम्स, हमारे बॉडी में क्या है, एंजाइम्स बनते हैं, जैसे सलाइवरी एंजाइम्स हो गया, लीवर में हमारा बनता है, गॉल ब्लैडर के थ्रू जो बाइल जूस निकल रहा है उसमें हमारा एमाइलेज बनता है, पैनक्रियाटिक जूस होते हैं, गैस्ट्रिक जूस होते हैं। सो दे आर द सिक्रीशंस, और इनको यूज कहाँ कर लिया जाता है, हमारे बॉडी में ही डाइजेशन प्रोसेस के लिए यूज कर लिया जाता है। सेम हार्मोन्स होते हैं, ये हमारे बनते हैं एंडोक्राइन
ग्लैंड्स में बनते हैं, और हार्मोन एंडोक्राइन्स ग्लैंड्स में बनते हैं, और इसको हमारे बॉडी के अंदर ही हमारा होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए क्या कर लिया जाता है, यूज कर लिया जाता है। दैट मीन्स प्रोड्यूस भी वहां होते हैं बॉडी के अंदर और यूज भी हो जाते हैं बॉडी के अंदर। सो दिस इज कॉल्ड एज अ सिक्रीशंस। अब बात करते हैं एक्सक्रीशन का। तो ये प्रोड्यूस कहाँ होंगे, तो ये प्रोड्यूस होते हैं बॉडी में ही तो प्रोड्यूस होते हैं एक्सक्रीशंस, बट इनको यूज कहाँ किया जाता है, ये आउटसाइड ऑफ द बॉडी, या फिर बोल सकते हैं आउट फ्रॉम द बॉडी। इनको क्या कर दिया जाता है, एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है। लाइक हमारे यूरिया क्या होता है, हमारे बॉडी में मेटाबॉलिकली वेस्ट के रूप में बनता है, जो कि अमाइनो एसिड होता है या प्रोटीन होता है। जब उसका कंप्लीट डाइजेशन हो जाएगा ना, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अमाइनो एसिड में। और जब अमाइनो एसिड भी एकदम कंप्लीट मेटाबोलाइज हो जाएगा, तो लास्टली एक वेस्ट प्रोडक्ट बनाता है यूरिया। एक्चुअली वो अमोनिया बनाता है, वो लीवर में जाके कन्वर्ट होके फिर यूरिया बदल जाता है। तो उस यूरिया जो है हमारे बॉडी में प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन उस यूरिया का हमारे बॉडी में कोई भी वर्क नहीं है। ये क्या है, हमारे लिए टॉक्सिक है। सो इन टॉक्सिक्स मटेरियल को हमारे बॉडी से क्या कर दिया जाता है, एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है। तो दैट इज द एक्सक्रीशन। कि कोई भी चीजें हमारे बॉडी के अंदर बनती तो हैं, लेकिन उनको क्या कर दिया जाता है, बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है। इसको बोलते हैं एक्सक्रीशन। लाइक फीकल मटेरियल, जैसे हम लोग कुछ भी खाना खाते हैं, डाइजेशन प्रोसेस के बाद क्या बनता है, फीकल मटेरियल बनता है। तो दैट इज द एक्सक्रीशन। उसको बाद में लास्टली क्या कर दिया जाता है, एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है। सो दिस इज द यूरिया, क्रिएटिनिन, ये सारे हमारे क्या होते हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट योर बेसिक्स ऑफ योर रीनल सिस्टम। कि इन टर्मिनोलॉजीज, इन डेफिनेशंस और इन प्रोसेसेस को अगर आप अंडरस्टैंड करते हैं, तो आगे हम लोग जो डिजीज पोर्शंस पढ़ेंगे उनमें इनका काफी यूज होगा। सो आज का जो पूरा क्लास था होल किस पे डिपेंड है, हमारा बेसिक एंड इंट्रोडक्शन ऑफ रीनल सिस्टम। तो थोड़ा सा इसको समराइज कर लेते हैं, 5 मिनट या 2 मिनट बोल सकते हैं, कि क्या क्या हम लोगों ने आज की क्लासेस में पढ़ा। तो पहले हम लोगों ने पढ़ा रीनल सिस्टम के बारे में। तो रीनल सिस्टम क्या है, तो रीनल इज बेसिकली डिनोटेड टू द किडनी। रीनल मीन्स होता है किडनी या नेफ्रॉन्स। इसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं रीनल सिस्टम में। और ये हमारा क्या होता है, एक एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। रीनल सिस्टम में बेसिकली 2 टर्म्स आते हैं, यूरोलॉजी और एक होता है नेफ्रोलॉजी। आपने हॉस्पिटल्स में देखा होगा यूरोलॉजी ब्रांच और नेफ्रोलॉजी ब्रांच, दोनों लगते तो सेम है, बट दोनों क्या है, डिफरेंट है। नेफ्रोलॉजी में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, रिलेटेड टू किडनी, रिलेटेड टू नेफ्रॉन्स। इसमें हम लोग एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड पैथोलॉजी ऑफ किडनी के बारे में स्टडी किया। नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा यूरोलॉजी के बारे में, कि यूरोलॉजी क्या है। तो एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम लोग फीमेल और मेल जो यूरिनरी सिस्टम्स होते हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं। एक एडिशनल पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा एंड्रोलॉजी एंड गायनेकोलॉजी। एंड्रोलॉजी क्या था, स्टडी ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एंड गायनेकोलॉजी क्या था, स्टडी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उसके बाद हम लोगों ने 3 बेसिक चीजें पढ़ा, किसके बारे में, रीनल सिस्टम के बारे में। पहला हम लोगों ने क्या पढ़ा, बेसिक चीजों में, बेसिक में फर्स्ट हम लोगों ने पढ़ा ये रीनल सिस्टम क्या होता है, हमारा मेन इंपॉर्टेंट सिस्टम होता है। क्या है, मेन इंपॉर्टेंट सिस्टम है, ये पढ़ा हम लोगों ने। मेन इंपॉर्टेंट सिस्टम के बारे में कंप्लीट डिस्कस किया कि क्यों इसको बोला जाता है। सेकंड हम लोगों ने पढ़ा मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। ये क्या है, एक एक्सक्रीटरी सिस्टम है। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेटेड हम लोगों ने पढ़ा। थर्ड हम लोगों ने पढ़ा होम्योस्टेसिस के बारे में, होम्योस्टेसिस के बारे में। इन तीनों के बेसिस पे हम लोगों ने कंप्लीट स्टडी किया कि मेन इंपॉर्टेंट क्यों बोलते हैं, ये मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम क्यों है, और इन हेमोस्टेसिस कैसे मेंटेन होता है। इसके बाद हम लोगों ने कुछ टर्मिनोलॉजीज पढ़ा, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा मेटाबॉलिज्म एंड सेक्रीशन एंड एक्सक्रीशन के बारे में, एब्जॉर्प्शन एंड रीएब्जॉर्प्शन के बारे में। सो दिस इज द इंट्रोडक्शन क्लास ऑफ रीनल सिस्टम। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे एनाटॉमी, फिजियोलॉजी ऑफ रीनल सिस्टम एंड सो ऑन। एक क्लास में एक डिजीज पोर्शन कंप्लीट करेंगे। सो इस तरीके से जुड़े रहिए क्लासेस से, और कंटिन्यू इन क्लासेस को आप देखते जाइए, नोट्स बनाइए, और अपना जो बेसिक्स है उनको क्लियर करते जाइए, तो आपको एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ओके, थैंक यू।